बाहर रात ठंडी और गीली थी, लेकिन लैब नर्म विला के छोटे से बैठक कक्ष में पर्दे खींचे हुए थे और आग जोर से जल रही थी। पिता और पुत्र शतरंज खेल रहे थे। पिता, जिनके खेल को लेकर कुछ अलग विचार थे, अपने राजा को इतनी बेबाक और खतरनाक स्थिति में डाल रहे थे कि यह आग के पास बैठी उनकी पत्नी को भी टिप्पणी करने पर मजबूर कर रहा था। देखो, कैसी तेज हवा चल रही है, मिस्टर वाइट बोले। उन्होंने अपनी गलती बहुत देर से देखी और चाहते थे कि उनका बेटा भी इसे ना देखे। सुन तो रहा हूँ, बेटे ने जवाब दिया, अपनी नज़रें बोर्ड पर गड़ाते हुए और हाथ बढ़ाते हुए कहा, चेक। मुझे नहीं लगता वह आज रात आएगा, पिता ने अपने हाथ को बोर्ड के ऊपर रखते हुए कहा। मेट, बेटे ने उत्तर दिया, इस सुनसान इलाके में रहने का यही सबसे बड़ा नुकसान है, मिस्टर वाइट अचानक गुस्से से बोले। इतनी गंदी, कीचड़ भरी और सुनसान जगह कोई और नहीं हो सकती। रास्ता पूरा दलदल बन चुका है और सड़क पर पानी बह रहा है। पता नहीं लोग क्या सोचकर यहाँ रहते हैं। शायद इसलिए कि इस सड़क पर सिर्फ 2 ही घर बसे हुए हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं माय लव, उनकी पत्नी ने शांतिपूर्वक कहा। शायद अब अगली बार जीत जाओ। मिस्टर वाइट ने तीव्रता से ऊपर देखा और समय रहते माँ और बेटे के बीच एक समझदारी भरी मुस्कान भी देख ली। उनके शब्द अधूरे रह गए और उन्होंने अपने पतले बूढ़े दाढ़ी में एक हल्की हंसी छिपा ली। वो आ गया, हर्बर्ट ने कहा, जब फाटक जोर से बंद हुआ और भारी कदम दरवाजे की ओर बढ़े। मिस्टर वाइट तेजी से खड़ा हुआ और मेहमान का स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोला। दरवाजे से अंदर आते हुए मेहमान भी खुद को कठिन यात्रा पर अफसोस जता रहा था, जिस पर मिसेस वाइट ने छोड़ो भी कहते हुए हल्की हंसी खींच ली। सर्जेंट मेजर मॉरिस, मिस्टर वाइट ने परिचय करवाया। सर्जेंट ने हाथ मिलाया और आगे के पास दी गई कुर्सी पर बैठते हुए संतोषपूर्वक देखा कि उनका मेजबान विस्की और गिलास निकाल रहा था और आग पर एक तांबे की छोटी केतली रख रहा था। तीसरा गिलास खत्म करने के बाद सर्जेंट मेजर की आंखें चमकने लगी और वह बोलने लगे। पूरा परिवार उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह अपनी कुर्सी पर चौड़े कंधे फैलाते हुए अनोखे दृश्यों, वीरतापूर्ण कारनामों, युद्धों, महामारियों और अजीबोगरीब लोगों के बारे में बता रहे थे। 21 साल का अनुभव, मिस्टर वाइट ने सिर हिलाते हुए अपनी पत्नी और बेटे से कहा। जब ये गया था तब एक छोटे से लड़के जैसा था और अब इसे देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इसे कोई नुकसान हुआ है, मिसेस वाइट ने विनम्रता से कहा। मुझे भी भारत जाना अच्छा लगेगा, मिस्टर वाइट ने कहा, बस थोड़ा घूमने के लिए, समझ रहे हो। यहीं रहना बेहतर है, मेजर ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने अपना खाली गिलास नीचे रखा और हल्की आह भरते हुए फिर से सिर हिला दिया। मैं उन पुराने मंदिरों, साधुओं और बाजीगरों को देखना चाहता हूँ, वाइट ने कहा। वैसे वो क्या बता रहे थे, किसी बंदर के पंजे के बारे में? कुछ खास नहीं, मेजर ने जल्दी से कहा। कम से कम सुनने लायक तो कुछ नहीं। बंदर का पंजा? मिसेस वाइट ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बस एक छोटा सा जादू जैसा कुछ समझ लो, मेजर ने बेपरवाही से कहा। सुनते ही तीनों लोग ध्यान से आगे की ओर झुक गए। सैनिक ने अनजाने में अपना खाली गिलास ओंठों तक ले जाने की कोशिश की, फिर उसे नीचे रख दिया। उनके मेजबान ने उसे फिर से भर दिया। मेजर ने अपनी जेब में कुछ टटोलते हुए कहा, यह बस एक मामूली सा सूखा पंजा है, जैसे किसी मम्मी का टुकड़ा। उन्होंने जेब से कुछ निकाला और आगे बढ़ाया। मिसेस वाइट ने घृणा से पीछे हटते हुए देखा, लेकिन उनके बेटे ने उत्सुकता से उसे लिया और गौर से देखा। इसमें खास बात क्या है, मिस्टर वाइट ने पूछा, फिर उसे बेटे से लेकर टेबल पर रख दिया। इस पर एक पुराने साधु ने जादू कर दिया था, मेजर ने गंभीर स्वर में कहा। वह एक बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। उसने यह साबित करने के लिए ऐसा किया कि भाग्य ही इंसान की ज़िंदगी को नियंत्रित करता है और जो लोग उसमें दखल देते हैं वो दुख उठाते हैं।
उसने इस पर ऐसा जादू किया कि 3 अलग अलग लोग इससे 3 इच्छाएं मांग सकते हैं। उनकी बात इतनी प्रभावशाली थी कि हल्की हंसी हॉल में कुछ अटपटी सी लग रही थी। तो आप क्यों नहीं 3 इच्छाएं मांगते सर? हर्बर्ट वाइट ने चतुराई से पूछा। मेजर ने उसे उसी नज़र से देखा जैसे अधेड़ लोग नौजवानों की नादानी को देखते हैं। मैंने मांग ली, उन्होंने शांति से कहा, और उनके धब्बेदार चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या आपने वास्तव में 3 इच्छाएं पूरी की? मिसेस वाइट ने पूछा। हाँ, मेजर ने कहा, और उसका गिलास मजबूत दांतों से टकराया। क्या किसी और ने भी इच्छा की? मिसेस वाइट ने पूछा। पहले आदमी ने अपनी 3 इच्छाएं पूरी की। मैं नहीं जानता पहली 2 इच्छाएं क्या थीं, लेकिन तीसरी और आखिरी इच्छा मौत की थी। इस तरह मुझे यह पंजा मिला। उसके स्वर इतने गंभीर थे कि पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अगर आपने अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली तो यह आपके लिए अब बेकार है मॉरिस, आखिरकार मिस्टर वाइट ने कहा। इसे क्यों रखते हो? मेजर ने सिर हिलाया। शायद मैं सोचता हूँ, उसने धीमे से कहा। अगर आप 1 और 3 इच्छाएं प्राप्त कर सकते, मिस्टर वाइट ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तो आप उन्हें क्या लेंगे? मैं नहीं जानता, उसने कहा। मेजर ने पंजे को लिया और उसे अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच लटका दिया और फिर अचानक से उसे आंख पर फेंक दिया। वाइट हल्की सी चिल्लाहट के साथ नीचे झुका और उसे उठा लिया। इसे जलने दो, मॉरिस ने गंभीरता से कहा। अगर तुम इसे नहीं चाहते मॉरिस तो मुझे दे दो, मिस्टर वाइट ने कहा। मैं नहीं दूंगा, मॉरिस ने दोस्ताना तरीके से कहा। मैंने इसे आग में फेंक दिया। अगर तुम इसे रखते हो तो जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। फिर से आग में इसे फेंक दो, एक समझदार आदमी की तरह। कैसे करते हो? वाइट ने पूछा। इसे अपनी दाहिनी हाथ में उठाओ और जोर से इच्छा करो, मेजर ने कहा। लेकिन मैंने तुम्हें परिणाम के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी है। क्या तुम नहीं सोचते कि तुम मेरे लिए 4 हाथ की इच्छा कर सकते हो? मिसेस वाइट ने टेबल पर खाना लगाते हुए कहा। मेजर ने उनके हाथ पकड़ लिए। अगर तुम्हें इच्छा करनी ही है तो कुछ समझदार इच्छा करो। मिस्टर वाइट ने उसे अपनी जेब में वापस डाल लिया और कुर्सियां लगाते हुए सबको टेबल पर बैठने का निर्देश दिया। रात को खाने की कामकाजी में पंजे को आंशिक रूप से भुला दिया गया और फिर तीनों ने सैनिक के भारत में हुई घटनाओं के दूसरे हिस्से को सुना। अगर बंदर के पंजे की कहानी उतनी सच है जितनी वो हमें बता रहे थे, हर्बर्ट ने कहा, जैसे ही उनके मेहमान के जाते हुए दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई, तो हम इसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। हम समृद्ध होने वाले हैं, प्रसिद्ध और खुश। सबसे पहले सम्राट बनने की इच्छा करो, हर्बर्ट ने कहा। फिर तुम बुरी पत्नी के शिकंजे में नहीं फंसोगे, जैसे कि मैं। उसने मेज के चारों ओर दौड़ते हुए मिसेज वाइट को हल्की हंसी से देखा। वाइट ने पंजे को अपनी जेब से निकाला और उसे सक्की तरीके से देखा। मुझे नहीं पता कि क्या चाहूँ और यह एक हकीकत है या नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि मुझे जो चाहिए वह मिल गया है। ठीक है, फिर 200 पाउंड की इच्छा करता हूँ, यह काफ़ी होगा। मैं 200 पाउंड की इच्छा करता हूँ, हर्बर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा। सब शांत हो गए। थोड़ी देर ऐसा ही चला। काफ़ी देर की चुप्पी और सन्नाटे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो फिर से आग के पास बैठ गया। पंजा टेबल पर पड़ा हुआ था। दोनों पुरुष अपनी सिगार खत्म करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह हर्बर्ट ने अपनी चिंताओं पर हंसी उड़ाई। कमरे में एक साधारण स्वस्थ माहौल था, जो पिछले रात की तुलना में काफ़ी अच्छा था। पंजा लापरवाही से साइड बोर्ड पर फेंक दिया गया था। उसकी गुणों पर विश्वास नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि सभी पुराने सैनिक एक जैसे होते हैं, मिसेस वाइट ने कहा। इस तरह इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, और अगर हो भी सकती हैं तो 200 पाउंड आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आसमान से सर पर गिर सकता है, हर्बर्ट ने मजाक करते हुए कहा। इन सब के बीच वाइट का बेटा नाश्ता ख़त्म कर अपने काम पर चला गया। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए उसे सड़क पर देखती रही और नाश्ते की मेज पर लौट गई।
थोड़ी देर बाद मिसेस वाइट डाकिये के दस्तक पर दरवाजे की ओर गई। उसने देखा कि डाक में दर्जी का बिल आया है। बस कुछ पल बाद मिसेस वाइट के किचन में काम करने के दौरान बाहर एक आदमी की रहस्यमयी हरकतों पर नज़र पड़ी, जो घर को अजीब तरीके से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस बात पर फैसला कर रहा है कि अंदर जाए या नहीं। 200 पाउंड के मानसिक संबंध में उसने देखा कि अजनबी अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने 3 बार गेट के पास रुका और फिर चौथी बार खटखटाया। मिसेस वाइट ने जाकर दरवाज़ा खोला और अपने जिज्ञासापूर्ण चेहरे से पूछा, जी कहिए। मैं आपसे मिलने आया था, उस व्यक्ति ने कहा और अपनी पतलून से एक कपास का टुकड़ा निकाला। मैं मॉ और मैगिन से आया हूँ। मिसेस वाइट चौंकी। क्यों, क्या हुआ? उसने सांस रोकते हुए पूछा। क्या मेरे बेटे को कुछ हुआ है? क्या हुआ, क्या हुआ? यह सुनकर उसके पति ने हस्तक्षेप किया। उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और कांपते हुए लहजे में कहा, आपके बेटे की मशीनरी में फंस जाने के कारण मृत्यु हो चुकी है। मैं यह कहने आया था कि माव और मैगिन्स अपनी पूरी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। वे कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं के कारण वे आपको एक निश्चित राशि मुआवजे के रूप में देना चाहते हैं। हर्बर्ट वाइट ने उसकी ओर व्यवहार दृष्टि से देखा। उसकी सूखी ओंठों से शब्द निकले, कितना? 200 पाउंड? उत्तर था, हाँ। अपनी पत्नी की चीख अनदेखी करते हुए वह हल्के से मुस्कुराया। अपनी आंखें एक पागल आदमी की तरह फैलाईं और बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। मिसेज वाइट बौखला कर चिल्ला रही थी। वो अपनी छाती जोर जोर से पीटने लगी और अपनी अभागी किस्मत को कोसने लगी। काफ़ी देर तक अपने बेटे के शव के आगे शोक विलाप करने के बाद घर से नज़दीकी कब्रिस्तान में, जो लगभग 2 मील दूर था, बुजुर्गों ने अपने मृतक बेटे को दफनाया और 1 घंटे में घर लौट आया, जो अब छाया और खामोशी से भरा हुआ था। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि पहले तो वो इसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाए और जैसे कुछ और होने का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसा जो उनके बोझ को हल्का कर सके। आखिर ये सब उन बूढ़े दिलों के लिए सहन करना बहुत भारी था। लेकिन दिन गुजर गए और उम्मीदें धूमिल होती चली गई। मिस्टर और मिसेस वाइट खामोश से रहने लगे। कभी कभी वे शब्द भी बोला नहीं करते थे, क्योंकि अब उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था और उनके दिन थकावट से लंबे हो गए थे। इसके लगभग 1 हफ्ते बाद मिस्टर वाइट रात को अचानक जागता है और खिड़की से दबे हुए रोने की आवाज़ सुनता है। यह उसकी पत्नी की थी। वापस आओ, मिस्टर वाइट ने कोमलता से कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसकी पत्नी ने अनसुना कर दिया। वह अधलेटा हो गया और फिर सो गया, जब तक कि अचानक उसकी पत्नी का एक जोर से चीखने वाला स्वर उसे चौंका नहीं दिया। पौ, वह जोर से चिल्लाई, बंदर का पंजा। वह डर से उछल पड़ा। कहाँ कहाँ है वह? क्या हुआ? मिसेज वाइट लड़खड़ाते हुए उसकी ओर गई। मुझे चाहिए, उसने गंभीर होकर कहा। तुमने उसे नष्ट नहीं किया, वह पार्लर में है, ब्रैकेट पर। उसने चमत्कृत होकर जवाब दिया। क्यों? वह रोने और हंसने लगी और झुककर उसके गाल को चूमा। मैंने बस अभी सोचा, उसने घबराते हुए कहा। क्या? पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने क्यों नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? क्या सोचने को? उसने पूछा। दूसरी 2 इच्छाएं, उसने जल्दी से कहा। हमने केवल एक ही मांगी है, क्या वह काफ़ी नहीं था? उसने गुस्से से पूछा। नहीं, वह गर्व से चिल्लाई। हम एक और मांगेंगे। नीचे जाओ और जल्दी से उसे लाओ और हमारे बेटे को फिर से जिंदा कर दो। हर्बर्ट बिस्तर पर उठ बैठा और अपनी कांपती हुई हाथों से चादर को हटा दिया। हे भगवान, तुम पागल हो? उसने चौंकते हुए कहा। ले आओ, उसने हांफते हुए कहा। जल्दी से लाओ और मांगो। ओह मेरा बेटा, मेरा बेटा। वाइट ने एक माचिस की तीली जलाई और मोमबत्ती को जलाया। बिस्तर पर वापस जाओ, उसने डगमगाते हुए कहा।
तुम नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो। हमारी पहली इच्छा पूरी हुई थी, उस औरत ने बेताबी से कहा। तो दूसरी क्यों नहीं? एक संयोग, वाइट ने हकलाते हुए कहा। जाओ और उसे ले आओ और मांगो, उस औरत ने उत्तेजना से कांपते हुए कहा। वाइट पलटकर उसे देखता है और उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह 10 दिन पहले मर चुका है और इसके अलावा मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। मैं उसे केवल उसके कपड़ों से पहचान सकता था। अगर वह तुम्हारे लिए उस समय बहुत भयानक था तो अब क्या? विवश होकर मिस्टर वाइट नीचे गए और पंजे की ओर बढ़े। ड्रॉवर से पंजे को निकाला और अनचाहे मन से टेबल की ओर बढ़े। वहाँ मिसेस वाइट अपने दोनों हाथ जोड़कर उत्सुकता से बैठी थी। उसने कहा, जल्दी से हमारे बच्चे को वापस लाने की इच्छा करो। उसने वैसा ही किया। मैं इच्छा करता हूँ मेरा बेटा वापस आ जाए, मिस्टर वाइट ने पंजे को हाथ में लेकर बोला। इसके बाद वे लोग इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतने लगा। अब तो 1 घंटा बीत चुका है। मिस्टर वाइट ने कहा, मैं तो कह ही रहा था यह सब केवल बकवास है। हमारी बेटी की मृत्यु बस एक संयोग मात्र थी। चलो चलकर सो जाते हैं। इन वाक्यों ने जैसे मिसेस वाइट की उम्मीदों को छन्न कर दिया। उसकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगी और देखते ही देखते वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर जैसे तैसे मिस्टर वाइट ने उसे समझाया और उसे बिस्तर पर ले गया। थोड़ा समय और बीता। घड़ी में करीब रात के 2:30 बज रहे थे कि अचानक मिस्टर वाइट को हल्की सरसराहट सुनाई पड़ी। शायद कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली या फिर कोई चूहा, उसने सोचा और सो गया। तभी सरसराहट फिर सुनाई पड़ी, अब की बार बिल्कुल साफ। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी में कोई अपना पाँव घसीट कर चल रहा हो। मिस्टर वाइट सोच में थे ही कि इतनी देर में दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। इस पर मिसेस वाइट भी उठ पड़ती है। वो हल्की दस्तक फिर होती है। वे दोनों चकित रूप से एक दूसरे को देखते हैं। इतने में दस्तक फिर सुनाई पड़ती है, अब की बार थोड़ा तेज। इस वक्त कौन हो सकता है? मिस्टर वाइट फुसफुसाते हैं, जिस पर मिसेस वाइट की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं और वह कह पड़ती है, कहीं हमारा बेटा तो नहीं? हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए। मिस्टर वाइट डर और अविश्वास में सिर ना में हिलाते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, यह हमारा बेटा नहीं हो सकता, मिस्टर वाइट कहते हैं। आप डरपोक और बेवकूफ़ हैं, मिसेज वाइट आगे कह ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक ज़ोर ज़ोर से होने लगती है और तेज़ और तेज़। फिर वहीं किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है जो कि पूरे घर में एक सिहरन पैदा कर देती है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मिस्टर वाइट का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसके पैर थर थर काँप रहे थे। वहीं मिसेज वाइट कहती हैं, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। वह अलमारी के ऊपर रखे घर के दरवाजे की चाबी को उठाती है और पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ती है। मिस्टर वाइट अपना हाथ उठाते हैं और उसे रुकने का एक नाकाम प्रयास करते हैं। देखते ही देखते वो जो दरवाजे पर था, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। ऐसा लगता है मानो अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा। बाहर अचानक से हवा तेज़ चलने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिसकी चमक घर के अंदर भी आ रही थी। अब वो तेज़ हवा तूफान में बदल चुका था। वो जो बाहर खड़ा था, दरवाज़ा पीट पीट कर तोड़ने को था। घर के अंदर भी मानो बिल्कुल वही माहौल था जैसा बाहर। मिस्टर वाइट समझ चुके थे, बाहर जो भी है वो अपनी कब्र से उठकर आया है और गुस्से में है। उधर मिसेस वाइट जैसे ही दरवाजे में चाबी डालने को होती है, दरवाजे पे पड़े एक तेज प्रहार से डर कर उसके हाथ से चाबी गिर जाती है। इतने में मिस्टर वाइट बिस्तर से उठ पंजे की ओर दौड़ते हैं। उधर मिसेस वाइट बेसब्री से ताले में चाबी लगाने का प्रयास कर रही थी, जो कि उस माहौल में उसके हाथ स्थिर न होने के कारण विफल हो जा रहे थे। तूफान और तेज होने लगता है, साथ ही में दरवाजे पर हो रहा प्रहार भी। घर की खिड़कियां दीवार से बजड़ाने लगती हैं। मिसेस वाइट को ताले में चाबी समाने में सफलता मिलती है। मिस्टर वाइट अपने दोनों घुटनों पर फर्श पर होते हैं। कांपते हुए वो अपने बाएं हाथ से पंजे को उठाते हैं।
मिसेज वाइट अपनी दाईं हाथ से चाबी घुमाती है और बाईं से दरवाजे का हैंडल पकड़ अपनी ओर खींचने को होती है कि मैं इच्छा करता हूँ वो जो भी दरवाजे पर है अपनी दुनिया में लौट जाए। यह शब्द मिस्टर वाइट के थे। मिसेज वाइट दरवाज़ा खोल देती हैं। सन्नाटा, सन्नाटा और कुछ नहीं, बस यही मिसेज वाइट के नज़रों को प्राप्त होती है। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। मिस्टर वाइट अपने सिर को फर्श से लगा गहरी राहत की सांस भर रहे थे। उधर बाहर की चुप्पी देख मिसेज वाइट अपने घुटनों पर आ जाती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाहर कभी कुछ घटा ही नहीं। सामने एक सुनसान सड़क, किनारे से लगा एक स्ट्रीट लैंप और बहती हुई ठंडी हवा।